सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-गेट शाला। सो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लिए हम लोगों ने डायोड सर्किट के ऊपर में, अच्छे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए लास्ट 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने अच्छे से कवर किया कंसेप्ट को, हमने अच्छे से मतलब हैंडल किया किस तरीके से हमको पता चलेगा कि एक डायोड है वो ओपन सर्किट कंडीशन में है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है एक सर्किट में, दैट मीन्स रिवर्स बायस कंडीशन में है या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया है ना, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स किया मैंने, बहुत बेसिक तरीके से धीरे धीरे आपको समझाया सब कुछ। तो अब आप क्या करो कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, आप कहीं से भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें अब होगा क्या, उसमें होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। हालांकि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि आपने अगर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा है ना, अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने ये दिमाग में रखा कि सॉल्यूशन को ऐसे करना है, वो नहीं। जो मैं बता रहा था, जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा था, अगर आपको वो समझ में आया है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। आपका कहीं का भी कोई टॉप एकेडमी हो, उसका क्वेश्चंस हो या कोई टेस्ट सीरीज हो, आप इजीली उस क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। ठीक है, इन केस अगर नहीं बनता है, मान लो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना है ना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आप क्या करो, आप तो अपना एक बेस्ट ट्राई मारो है ना, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स आप बेस्ट ट्राई मारो। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके बाद आप क्या करो, सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, अगर सॉल्यूशन देख के अगर आपको ऐसा फीलिंग आ जाए कि अरे यार ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता, मतलब बस ये पता लगता। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने अपना काम कर दिया, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको देख के अगर ऐसा लगता है कि मतलब आपको समझ ही नहीं आया सॉल्यूशन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती मेरे से हुई है, तो आप मेरे को फीडबैक दो, फिर मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने जो बताया उससे वो सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि 99% क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उससे सॉल्व हो जाएगा। अब वही सब क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसमें कोई क्या करेगा, कभी आपको कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, कभी 2-3 डायोड को कंफ्यूज करने के लिए लगा देगा अलग अलग कनेक्शन में। तो बेसिकली क्या होता है, वो नेटवर्क एनालिसिस ही होता है ना, वो बस नेटवर्क एनालिसिस ही होता है। बस आपको ये पता करना होता है कि वो जो डायोड है उसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, या फिर जो डायोड है उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, रेस्पेक्टिवली आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट है या आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अकॉर्डिंगली इस तरीके से होता है मतलब। ठीक है, तो मैं यही बोला कि आप एलिजिबल हो, आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलो ये तो पहले की बात हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसी एनालिसिस ऑफ डायोड। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए सब डीसी बेस्ड थे, है ना, दैट मींस एक फिक्स हम लोगों ने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लिया था। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एसी कोई सप्लाई लगाओ डायोड में, है ना, फिर ये भी आपके दिमाग में आएगा कि क्या डिफरेंस है, हम लोग अगर डीसी लगाए एसी लगाए तो क्या डिफरेंस का आएगा, है ना। तो कई बार पता है क्या होता है कि हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं जनरली अगर मैं बोलूँ तो। एक होता है आपका लार्ज सिग्नल एनालिसिस और एक होता है आपका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपके जो डीसी सिग्नल होता है उसको लार्ज सिग्नल बोल देते हैं और जो एसी होता है उसको स्मॉल सिग्नल बोल देते हैं। बट ऐसा बोलना एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है ना, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है इसीलिए बिकॉज एक एसी सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है वो भी आपका एक लार्ज सिग्नल ही कंसिडर होगा, है ना। बट यूजुअली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमको क्या मिलता है, जो डीसी सिग्नल होता है, जो बायसिंग वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है आपका जनरली इन वोल्ट्स होता है, तो उसको हम लोग लार्ज सिग्नल बोलते हैं। और जो एसी सिग्नल होता है वो जनरली किस में काम आता है आपका, जब हम लोग लीनियर मतलब ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं किसी भी डिवाइस का। जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने डिवाइसेस है वो लीनियर ऑपरेशन में भी आते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेशन में भी आते हैं। लीनियर ऑपरेशन इन द सेंस कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं हम लोग उसका, क्योंकि आपने देखा है कि डायोड क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है। उसी तरीके से आप देखोगे बीजेटी, फिर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, तो ये सब नॉन लीनियर ऑपरेशन में भी आते हैं और लीनियर में भी आते हैं, है ना। तो जो लार्ज सिग्नल जो जनरली होता है वो बेसिकली आपका नॉन लीनियर बिहेवियर के साथ डील करता है। और वो क्या करता है, लार्ज सिग्नल आपका एक सेटअप क्रिएट करता है फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन, है ना, एक प्रॉपर बायसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। स्मॉल सिग्नल क्या करता है, स्मॉल सिग्नल ये एज्यूम कर लेता है कि उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है एंड वो बेसिकली एक लीनियर ऑपरेशन के साथ डील करता है ना, इन जनरल बेसिक अगर मैं बताऊँ तो। ठीक है, तो अब ये लीनियर ऑपरेशन क्या होता है, नॉन लीनियर ऑपरेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब बात की बात है। टाइम टू टाइम जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि अगर मैं एक बीजेटी ले लूँ तो वो आपका लीनियर ऑपरेशन में आपका वो एम्पलीफिकेशन देगा आपको, है ना, और वो एक्टिव रीजन में होना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि एक मॉसफेट है तो उसको सैचुरेशन में होना पड़ेगा फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको बीजेटी के बारे में कुछ पता नहीं है, मॉसफेट तो छोड़ ही दो फिर, है ना। मॉसफेट बीजेटी के बारे में हालांकि आप हो सकता है कि सुने भी होगे, मॉसफेट के बारे में आप शायद सुने भी नहीं होगे, तो मैं बताऊंगा, है ना। जैसे जैसे टाइम आपका आते रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि एक ही बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, है ना, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। एंड मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा,
आप देखोगे कि बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे भी है कि जो 300-400 घंटा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, आप सोच लो, है ना, 300 आवर्स फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं तो बोल रहा हूँ कि 100 आवर्स में मैं आपका कंप्लीट भी करूँगा, मैं अच्छे से कवर भी करूँगा, और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक को मैं छोड़ूंगा, एकदम वेल डिजाइंड मैनर में आपको डिज़ाइन करके पूरा जो पढ़ाने वाला वो पूरा वेल डिजाइंड है, मतलब, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैं जो भी सब्जेक्ट लूँ, बहुत वेल डिजाइंड है वो। तो एसी एनालिसिस ऑफ डायोड में अभी हमको क्या सीखना है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्लो होऊंगा क्योंकि अब मैं काम का बात करने वाला हूँ, ठीक है। एसी एनालिसिस ऑफ डायोड, मान लो, ठीक है, मान लो कि आपके पास एक डायोड है ना, आपके पास क्या है, एक डायोड है, ये आपके पास क्या हो गया, एक डायोड बन गया, चलो ठीक है, डायोड बन गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने इसके अक्रॉस में जो है ना एक सप्लाई अप्लाई किया, पता है क्या, एक एसी सिग्नल मैंने इसके अक्रॉस में दे दिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस में एक एसी सिग्नल मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बड़ा बनाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, इसके इनपुट पे मैंने एक एसी सिग्नल बड़ा दे दिया, है ना, ये क्या है, टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। तो मैं बोला अभी कि इसका तो एक कट इन वोल्टेज भी होगा, है ना, इसका कट इन वोल्टेज भी होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बट होगा, हम लोग मान लेते हैं, चलो इसका कट इन वोल्टेज भी होगा, लेट्स से वो कट इन वोल्टेज तो फिक्स होगा, है कि नहीं, लेट्स से वो आपका 0.7 वोल्ट है, लेट्स से मान लो 0.7 वोल्ट है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो ये आपका 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो अभी इसमें होगा क्या, मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्यों हमको एसी एनालिसिस ऑफ डायोड मतलब पढ़ना पड़ता है, और क्यों एसी एनालिसिस में आपको एक डीसी सोर्स भी देखने को मिलता है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। अभी देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसके आउटपुट के बारे में ना, तो आपको पता है कि इसके अक्रॉस में जब वोल्टेज 0.7 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, ये डायोड ऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो डायोड ऑफ रहेगा। तो मैं अगर ऑपरेशन की बात करूँ तो पता है ये जो रीजन है, देखो ये वाला, हाँ ये डायोड ना बस इसी रीजन में काम करेगा, पता है, बस यही रीजन में काम करेगा वो, क्योंकि देखो इसके नीचे क्या हो रहा है, आपका जो सिग्नल है वो कट इन वोल्टेज से क्या है, कम है। जो आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हो ना, जो आप वी इन जो अप्लाई कर रहे हो, वी इन है ना, यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हो आप, वो क्या हो रहा है, वो कट इन वोल्टेज से नीचे है, इसके पहले तक, तो पक्का ये डायोड ऑफ रहेगा। अगर ऑफ रहेगा तो आपको आउटपुट में कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ रहेगा, फिर भी आपको आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो फिर मिलने का बात ही नहीं होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे मिल जाएगा आपको, है ना, वो तो रिवर्स बायस हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्लियर, जो कि आप रेक्टिफायर में देखते हो। तो अब मैं सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, क्यों ना एक यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज भी एक अप्लाई करता हूँ, एक डीसी सोर्स भी इसके साथ में मैं देता हूँ सिस्टम में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक VDCP अप्लाई कर दिया, क्लियर, अब समझ में आया। अभी VDC देने के कारण आपको पता है क्या होगा, ये VDC अगर मैं दे देता हूँ तो पता है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो क्या होगा, ये तो आपका कटिंग वोल्टेज था, चलो ये आपका 0.7 वोल्ट था। जैसे ही मैंने एक VDC दे दिया तो पता है ये VDC और Vin मिलके वो जो सिग्नल है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पता है आपका, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। हाँ, कितना अमाउंट से शिफ्ट होगा, ये जितना आप VDC अप्लाई करोगे, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ, अगर ये ऐसे जा रहा है तो मैं अगर बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट VDC, है ना, VDC दिस पॉइंट, है ना, VDC हो गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका इनपुट सिग्नल था आपने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव क्लैम्प कर दिया। जब मैं क्लैम्पर पढ़ाऊंगा तो देखोगे आप वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है ना। तो अगर पॉजिटिव क्लैम्पर है तो क्या करता है, जो जीरो एक्सिस रहता है, जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर क्लैम्प कर देता है, नेगेटिव होने से नीचे क्लैम्प कर देता है। अगर रेफरेंस वोल्टेज रहेगा तो उसके साथ क्लैम्प कर देगा, तो बताऊंगा मैं। तो बेसिकली क्या कर दिया उसने, देखो उतना शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा पता है, इस वेवफॉर्म में क्या होगा, ये वेवफॉर्म क्या है, ये भी इनपुट ही है, बट इसमें क्या है आपका Vin प्लस VDC है ना, Vin प्लस VDC है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखो इसमें आपका क्या होगा, अब देखो कट इन वोल्टेज तो मच लोअर देन द इनपुट वोल्टेज है कि नहीं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके हर टाइम डायोड आपका काम करते रहेगा। मैं क्या बोला, हर टाइम डायोड काम करते रहेगा, क्यों, बिकॉज ऐसा कोई भी इंस्टेंस ही नहीं है ना, कोई भी ऐसा टाइम यहाँ पे आता ही नहीं है जहाँ पे जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो पाए। क्योंकि देखो ना, ये जो मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट पे,
इस पॉइंट, 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 कहीं पे भी आप ले लो, वो हमेशा जो कट इन वोल्टेज उससे ज़्यादा ही रहेगा, ओवरऑल जीरो, मतलब कट इन वोल्टेज से ज़्यादा ही रहेगा, मतलब है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, है ना, डायोड का रिवर्स बायस होना। तो ऐसा हमको एक हेल्प मिल गया जब हम लोगों ने VDC और Vin अप्लाई किया, है ना। तो अभी आप सोच सकते हो कि क्या ज़रूरत है फिर, तो अगर Vin मतलब देने से अगर ऐसा इशू आ रहा था, फिर हम लोगों ने VDC दे के इसको शिफ्ट किया, तो इससे बेटर है कि हम लोग VDC दे देते हैं। तो कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा, कुछ तो ज़रूरत होगा, कुछ तो यूज़फुल होगा वो सर्किट में, तभी तो इस तरीके का एनालिसिस हम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कोई यूज़ ही नहीं है तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना। कुछ तो काम आता होगा। आप सोचो ना, आपने प्रैक्टिकली एक सर्किट डिज़ाइन किया, आप मान लो आपने प्रैक्टिकली एक सर्किट को डिज़ाइन किया जहाँ पे आप नहीं चाहते कि जो आपका डायोड है वो आपका रिवर्स बायस पे आए, है ना। आप चाहते हो कि डायोड कंडक्टिंग स्टेट में रहे, आपने डिज़ाइन किया कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसको डीसी बायस ही करोगे, है ना। उसको आपको क्या बोला जाता है, डीसी कांस्टेंट सोर्स या डीसी बायसिंग भी बोला जाता है ना। तो आप ऐसा कुछ करोगे सो दैट आपका डायोड का भी बायस, मतलब वो कभी ऑफ स्टेट में जाए ही ना, है ना। तो यूज़ हो सकता है, हम लोग देखेंगे कहाँ पे कैसा क्या यूज़ होगा, तो हम लोग देखेंगे वो सब। तो ये हो गया आपका एसी एनालिसिस ऑफ डायोड, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग का जर्नी अभी स्टार्ट होने वाला है, एसी एनालिसिस ऑफ डायोड। अब मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन कराऊंगा, तो ये आप नोट कर सकते हो, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम लोगों ने पढ़ाई है। तो अब मैं डेरिवेशन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब डेरिवेशन कैसा होगा देखो, अब मैं डेरिवेशन लिखने जा रहा हूँ। देखो अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो शॉकले इक्वेशन, तो मैंने क्या लिखाया था। अच्छा, इसी जगह पे अगर मैं बोलूँ, जो VD होता है ना, जो आपका जो आपने वोल्टेज जो अप्लाई किया वो क्या हो जाएगा आपका, जब आप VD लिखते हो क्या हो जाएगा आपका, VDC प्लस VAC। ये होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। पक्का होगा। मतलब जो आप पहले जो वोल्टेज लिखते थे आप डायोड के केस में, अब दो वोल्टेज आ जाएंगे, एक आपका DC वाला आ जाएगा और आपका AC वाला आ जाएगा। जो DC होगा वो DC सोर्स की वजह से होगा, जो AC होगा वो AC सोर्स की वजह से होगा। ये तो आप जानते हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहले जब मैं डायोड लेके जब मैं सर्किट को सॉल्व कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा क्या था, बस एक सिंगल कांस्टेंट डीसी सोर्स ही होता था, है ना। तो जब डीसी सोर्स होता था तो मैं VDC नहीं लिखता था, मैं बस VD लिखता था, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पे तो बस एक डीसी मतलब वोल्टेज ही होगा एक डायोड के अक्रॉस में। बट अभी आप सोचो, जब आप AC अप्लाई कर रहे हो और जब आप DC भी अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब आप नेटवर्क थ्योरी में जब आप पढ़ोगे, जब हम लोग AC और DC जब दोनों होता है तो हम लोग सुपरपोजिशन का हेल्प लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग दोनों को एक साथ एनालिसिस नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, एक बार DC को लेंगे और AC को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और एनालिसिस करेंगे। एक बार हम लोग AC को लेंगे और DC को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, बस सुनते जाना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। बस मैं इतना बोला कि जब हम लोग का AC सोर्स और DC सोर्स जब हमारे पास दोनों होते हैं, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन का हेल्प लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है, वो सुपर इम्पोज कर देता है, दोनों की वजह से जो इफेक्ट होता है ना उसको सुपर इम्पोज कर देता है ना। तो एक बार हम लोग AC सप्लाई को लेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या आया, एक बार हम लोग DC को लेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या आया, फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। उसके जो भी रूल्स है मैं सब बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, VD इक्वल्स टू VDC प्लस VAC, ये तो हो गई, है ना। अब देखो अगर मैं बोलूँ, अगर आपको याद हो शॉकले इक्वेशन, तो क्या था आपका ID, है ना, इक्वल्स टू I0 e टू द पावर VD बाय ईटा VT माइनस 1। ये था कि नहीं था, बोलो, है कि नहीं। यही था आपका शॉकले इक्वेशन में, क्या मिला था आपको, यही तो मिला था। ये आपका क्या था, जो डायोड के अक्रॉस में जो करंट फ्लो करता है, ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट था, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस द डायोड था। ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर, VT इज द थर्मल वोल्टेज जिसका वैल्यू एट रूम टेम्परेचर होता था 26 मिलीवोल्ट, दैट मींस एक्जैक्टली 25.8 मिलीवोल्ट होता था, बट हम लोग 26 मिलीवोल्ट लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया था शॉकले इक्वेशन से, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्सीमेट करूँ, तो देखो क्या हो जाएगा आपको पता है, ये जो वैल्यू होता है ना, ये जो वैल्यू होता है वो इससे काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं इस 1 को इग्नोर कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, I0 e टू द पावर VT बाय ईटा VT। क्लियर, समझ में आया एकदम। अब इस VD को मैं VDC प्लस VAC से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो I0 e टू द पावर VDC प्लस VAC डिवाइडेड बाय ईटा VT। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, VD को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसकी सब में ऐसा साइन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज सब अप्रॉक्सीमेट हो रहा है ना, ये 1 को तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो ये कितना हो जाएगा अभी, I0 e टू द पावर VDC बाय ईटा VT। क्लियर,
उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर VAC बाय ईटा VT। क्लियर हो गया एकदम, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म हो गया आपका, यहाँ पे एक टर्म नहीं मतलब एक टर्म का पार्ट है, टर्म तो क्या होता है, ये एंटायर एक टर्म है ना, और इधर में एक ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं बोलूँ ई टू द पावर x को अगर मेरे को एक्सपांड करना है ना, ई टू द पावर x को अगर मुझे एक्सपांड करना है तो आपको पता है कि ई टू द पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, f(0) प्लस x टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल f(0) प्लस x टू द पावर 2/2 फैक्टोरियल f(0). इसको आप क्या बोलते हो, मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन। इसको आप क्या बोलते हो, मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन। जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तो कैलकुलस में आपको ये भी बताऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़, ठीक है, कैसे होता है, टेलर सीरीज क्या होता है, मैक्लॉरेंस सीरीज क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मैक्लॉरेंस सीरीज से आता है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक्सपांशन ऑफ ए फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। तो यही होता है ये बस। तो ई टू द पावर एक्स क्या है यहाँ पे पता है, ये है ई टू द पावर VAC बाई ईटा VT। क्या है आपका, ई टू द पावर VAC बाई ईटा VT। दैट मीन्स एक्स जो है ना, ये वाला एक्स है। तो अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस VAC बाई ईटा VT, है ना। उसके बाद ये भी 1 हो जाएगा, प्लस VAC स्क्वायर बाय 2 ईटा VT प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा ये। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जो VAC है, मैं पहले ही बोला कि ये जो बहुत स्मॉल सिग्नल होता है, मिली वोल्ट होता है, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, है ना। आप सोचो एक स्मॉल क्वांटिटी है 0.0001 है लेट्स से, है ना, उसको आप स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा 0.000001 और छोटा हो गया। दैट मीन्स ये जो टर्म्स है सब नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना, बहुत क्लोजली नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो दैट मीन्स ई टू द पावर जो x है, देयरफॉर ये किसका वैल्यू था, ई टू द पावर VAC बाई ईटा VT, यही तो था ना ये। तो मैं ई टू द पावर VAC बाई ईटा VT को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, I0 ई टू द पावर VDC बाई ईटा VT। ये आपको एकदम क्लियर है पूरा, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, 1 प्लस VAC बाय ईटा VT, ये आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हो गया, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो इसको अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लिखूँगा आपका, देखो I0 ई टू द पावर VDC बाई ईटा VT, है ना। ये मैं लिखूँगा I0 ई टू द पावर VDC बाई ईटा VT। क्लियर। प्लस I0 ई टू द पावर VDC बाय ईटा VT इंटू VAC बाय ईटा VT, ये आया मेरे पास, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ इसको, अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये अप्रोक्सीमेशन है सभी, ठीक है। इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ मेरे को, इसको मैं लिख सकता हूँ पता है IDC। क्यों लिख सकता हूँ, आप सोचो, जो आपका ये एक्सप्रेशन था ये क्या था आपका, ID इक्वल्स टू I0 ई टू द पावर VD बाई ईटा VT। ये VD आपका जो इनपुट वोल्टेज था, जो डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज था वो था, है ना VD। तो ये जो VD है यहाँ पे क्या आपका VDC, दैट मीन्स ये IDC हुआ। जब आप यहाँ पे VD ले रहे थे तो आपने क्या लिखा, ID लिखा, तो जब VDC लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, IDC हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या दे रहा है आपका, जो डायोड के अक्रॉस जो DC करंट, जो DC सोर्स की वजह से फ्लो कर रहा है वो दे रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, IDC लिख दोगे। प्लस ये भी तो आपका IDC है ना, तो आप क्या लिखोगे IDC, है कि नहीं, IDC बाई ईटा VT, है कि नहीं, इंटू VAC। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एकदम सब फर्स्ट क्लास। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे IDC बाई ईटा VT इंटू VAC हो गया। अब जो ID था ये किसका वैल्यू था, ये तो यार ID का वैल्यू था ना, ये किसका था, ये ID था। और ID क्या था, ID क्या था आपका, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो अगर जो वोल्टेज एक डायोड है वो DC के लिए आ रहा है और एक AC सोर्स के लिए आ रहा है ना, तो जो करंट जो होगा वो भी एक AC के लिए आएगा, एक DC के लिए आएगा कि नहीं आएगा। अगर दो सोर्स आपको मिल रहा है, एक AC और एक DC, तो आपको जो करंट मिलेगा उसके लिए भी एक मिलेगा, AC के लिए मिलेगा और एक DC के लिए मिलेगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना कंपेयर करके
कि ये कुछ नहीं बट ये IAC है ना। मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि देखो जब VD को VDC प्लस VAC हो रहा है तो IDB क्या हो जाएगा आपका, है ना। IDB अगर मैं बोलूँ तो IDB तो होगा ना आपका IDC प्लस IAC। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हो गया देयरफॉर मैं बोलूँगा कि IAC इज इक्वल्स टू IDC डिवाइडेड बाय ईटा VT इंटू VAC, है ना। अगर मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करूँ तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज बाय करंट, है ना। R इक्वल्स टू हाउ मच, V बाय I। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे देखो देयरफॉर VAC बाय IAC, है ना। इसको मैं क्या बोलूँगा देखो, ईटा VT बाय IDC, ईटा VT बाय IDC। और पता है यही को आप क्या बोलते हो, दिस वन इज नथिंग बट जो RAC होता है, और आप इसको क्या बोलते हो, और RD, है ना। या तो स्मॉल लेटर में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, AC रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, देखो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, जर्नी हुआ स्टार्ट यहाँ से। आपने क्या किया, डायोड के क्रॉस में एक AC सोर्स भी दिया और DC ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके वजह से जो नेट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड होगा वो क्यों होगा, एक DC के लिए होगा, एक AC के लिए होगा। अगर ऐसा दो वोल्टेज सोर्स मिला तो आपको करंट भी मिलेगा उसके इक्विवेलेंट, तो करंट भी होगा, एक IDC एक होगा IAC। आपको पहले बस ID ही मिल रहा था जो बस IDC था, बट मैं ID क्यों लिख रहा था, बिकॉज एक ही था, तो मैं IDC लिखूँ या ID लिखूँ क्या फर्क पड़ता। बट अब मैंने को स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा IDC और IAC, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉकली इक्वेशन लगाया, उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया, फिर इस तरीके से मैं इसको एक्सपांड किया, है ना। इसका मैंने एक्सपांशन यहाँ से यूज़ किया मैक्लॉरिन सीरीज से। उसके बाद मेरे को सब कुछ करने के बाद में ये एक्सप्रेशन मिला। और ये वाला स्टेप कैसे आया, ये मैंने कंपेयर किया, बिकॉज ID को IDC प्लस समथिंग होना है, वो समथिंग इज नथिंग बट IAC, है ना। मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, उसके बाद से मैंने निकाला तो मेरे को मिल गया AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड, है कि नहीं। इसी को आप बोलते हो क्या है, DC करंट थ्रू द डायोड और द बायस करंट, है ना। कोई उसको बायस करंट नहीं बोलते, तो आप नोट कर सकते हो उसको कि IDC को आप I बायस भी बोल सकते हो, I बायस करंट। बट ये एक्चुअल में कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, है ना। ये जो है आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आएगा एक डिनोमिनेटर में, है ना। ये हम लोग का जो हमने जो किया वो पूरा अप्रोक्सीमेशन बेस्ड था, इसीलिए वहाँ पे हमको रिवर्स सैचुरेशन करंट देखने को नहीं मिला। और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, है ना। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो पता है ये जो IDC होता है वो क्या होता है, मिली एम्पेयर में होता है। मैं अभी बताऊंगा, अब बस सुनो अभी। और जो यहाँ पे जो मैं बोला जो I0 नहीं है, वो I0 किस में होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है आपका, IDC मच ग्रेटर देन I0 होता है। तो ये फॉर्मूला से भी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग रिवर्स बायस की बात करेंगे, इन दैट केस क्या होगा, जब हम लोग रिवर्स बायस की बात करेंगे तब ये भी माइक्रो एम्पेयर में आएगा और I0 जो है वो भी माइक्रो एम्पेयर में आएगा, है ना। तो इन दैट केस एक रोल प्ले कर जाएगा, आपके आंसर में वेरिएशन हो सकता है। अगर ऑप्शंस को बहुत क्लोज रखा जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में तो फिर वेरिएशन आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे, है ना। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सब कुछ देखेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में उड़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया इसको डिराइव करने का, जो AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना। तो ये एक तरीका हो गया। फिर देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, फिर चलो ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हो। और यहाँ पे पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है देखने के लिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये है देखने के लिए अगर मैं बोलूँ, जो आप नोट करना चाहिए, जो आपको पता है कि जो RAC है ना, RAC स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। RAC जो है ना वो पता है क्या है, फंक्शन ऑफ DC करंट है। देखो ये जो RAC है वो फंक्शन ऑफ DC करंट है। दैट मीन्स अगर आपको कोई बोले कि अगर आपको AC रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है DC करंट निकालना पड़ेगा पहले। देखो आपको ऐसा लग सकता है कि AC है तो AC का DC से क्या लेना देना, DC है तो उसका AC से क्या लेना देना। बट देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक्सप्रेशन बता रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, है ना। मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि जो AC रेजिस्टेंस है वो DC करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं पे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको कोई AC रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है तो पक्का वो आपसे पहले ये कैलकुलेट कराएगा कि DC क्या है ना। वो आपको एक सर्किट दे देगा जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर भी होगा, फिर आपको वहाँ से IDC निकालना पड़ेगा और IDC निकालने के बाद में ही आप RAC निकाल पाओगे। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? तो चलो इतना था यहाँ पे। तो ये एक तरीका हो गया इसको डिराइव करने का जो RAC है, और दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे और उसका जो एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। क्लियर, एकदम मैं धीरे धीरे समझाया हूँ पूरा। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, है ना। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी।
तो इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे, क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग इसको डिराइव कर पाए। हाँ तो बिल्कुल है, वो भी देख लेते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर आप ये तरीका नहीं करा है, मेरे फ्रेंड को आता है मुझे नहीं आता, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपका नॉलेज अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपका नॉलेज बेस्ट हो, आपके ग्रुप में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है मतलब उसमें आपका बेस्ट हो, मतलब ये मेरा मतलब अचीवमेंट होगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ सॉकली इक्वेशन के बारे में, तो सॉकली इक्वेशन क्या कहता है, आई डी इज इक्वल्स टू आई नॉट, है ना, ई टू द पावर वी डी बाय ईटा वी टी माइनस 1, है ना, क्लियर। इसको ही हम लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर वी डी बाय ईटा वी टी माइनस आई नॉट, चलो, है ना। मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा ये। तो अगर मैं बोलूँ इसके बारे में, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये जो टर्म है वो कितना हो जाएगा, देखो आई डी प्लस आई नॉट, मानते हो इस बात को। अरे भाई कुछ नहीं किया, बस इसको मैं क्या किया, इधर लेकर आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर जो आई नॉट है ई टू द पावर वी डी बाय ईटा वी टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आई डी प्लस आई नॉट, है ना। तो मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ बिकॉज मैं इसको यूज़ करूँगा, है ना, क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ आई नॉट ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी, और ये क्या है, आई डी है, क्लियर हो गया, सॉर्टेड है एकदम। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि आप काम करो, आप देयरफॉर डी आई डी बाय डी वी डी निकाल लो, है ना। आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू वी डी। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और ईटा वी डी नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या मिलेगा पता है, आई नॉट बाय ईटा वी टी, है ना, आई नॉट बाय ईटा वी टी ई टू दी पावर वी डी बाय ईटा वी टी। आया कि नहीं है, क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन जो न्यूमरेटर में जो है यही तो है, उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, आई डी प्लस आई नॉट से, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डी प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, सही है ये तो, क्लियर है। ये क्या है, आई डी बाई वी डी है, तो अगर मैं बोलूँ देयरफॉर डी वी डी बाय डी आई डी, इसको आप अगर बड़ा रेंज में ले रहे हो तो अब क्या, ये तो क्या होता है, इनफाइनिटेसिमल होता है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एट इनफाइनिटेसिमल पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी डी बाई डेल्टा आई डी। तो ये सब कैलकुलस के बाद, जब मैं कैलकुलस आपको पढ़ाऊंगा ना, इंटरेस्टिंगली क्या बात है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब यही होता है, अगर आपको इससे इसमें जाना है तो आप इसमें क्या करोगे, लिमिट डेल्टा आई डी टेंस टू जीरो लिख दोगे। दैट मीन इसमें अगर आप बोल दोगे ना कि लिमिट डेल्टा आई डी टेंस टू जीरो, तो पता है यही एक्सप्रेशन ये बन जाता है। तो मैं बताऊंगा, जब मैथ्स में मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जैसे कि कोई मैथ्स में डील नहीं करता। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो मेरे को पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है हमको कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स फेच करना है, और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब रहता है उसका, तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको इंजीनियरिंग मैथ्स भी लगेगा ना कि यार ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है क्या, ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको, है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो मैं बोला क्या, इससे जाने का मतलब क्या है, आप लिमिट डेल्टा आई टेंस टू जीरो को, तो यही होता है इसका मतलब। चलो तो मैं ऐसे बोल दिया, बस यहाँ पे कोई इसका जरूरत ही नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ईटा वी टी बाय आई डी प्लस आई नॉट। देखो ये एक्सप्रेशन मिल गया। ये आपका क्या है, आइडियलिटी फैक्टर, ये थर्मल वोल्टेज, ये क्या है आपका, देखो डायोड का डीसी करंट जो हो गया आपका, और ये क्या आ गया आपका आई नॉट, क्या है बताओ क्या है, आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो देखो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो पहले जो आया था वो भी ऐसा ही आया है अभी, है ना, वो भी क्या है आपका ऐसा ही आया है। तो देखो क्लियर है सब कुछ, ठीक है। और ये क्या है आपका डीसी करंट, तो आप आईडी लिखोगे, आईडीसी लिखो, ये डीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, इसको आप क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो ना आरएसी और आरडी, डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। देखो फंक्शन ऑफ आईडी होता है ना, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। पहला वाला मैंने एक्सपांसन करके दिखाया, दूसरा वाला मैं ऐसे दिखाया, सॉरी दूसरा वाला मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आया। चलो मैं इसको भी रब करता हूँ, ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ मैं। अब क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, मेरे को यही बेसिक थोड़ा बताना था, तो और देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको दो एक्सप्रेशन मिला है अभी तक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमको क्या मिला है। जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका ईटा वी टी बाई क्या होता है आपका आई डी प्लस आई नॉट प्लस आई नॉट। तो हमको ये एक एक्सप्रेशन मिला आज, नया एक्सप्रेशन एक मिला, ठीक है। उसको वहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने एसी एनालिसिस के बारे में देखा, हमने देखा डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में देखा। अच्छा हाँ, आपको और एक चीज़ मिल सकता है कि जो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस या फिर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हो, है ना। तो दो टाइप के रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एक होता है आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है आपका डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बता दिया, उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और सिमिलरली उसी तरीके से स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो आप बोलते हो आर एफ, वो क्या होता है पता है, वी डी बाई आई डी। व्हाट इज वी डी? वी डी इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। आई डी क्या है आपका, क्या है आई डी आपका, इट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। क्लियर। तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और वो क्या है आपका डायनामिक रेजिस्टेंस, है ना। तो आप इसको डीसी रेजिस्टेंस भी आप बोलते हो, उसको आप एसी रेजिस्टेंस बोलते हो। तो एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, जो एसी को अपोज करता है ना। जो एसी के, जब हम लोग एसी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग डीसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्लियर, समझ में आया, सब क्लियर है। चलो अब मेरे को नेक्स्ट क्या बात करना है, नेक्स्ट मेरे को बात करना है किसके बारे में, किसके बारे में बात करना है मेरे को। अच्छा हाँ, नेक्स्ट मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर मैं बोलूँ एक ये डायोड है, ठीक है। अगर एक डायोड है तो जब मैं इसका एसी एनालिसिस करूँगा ना, जब भी, तो मैं पता है इसको कैसे रिप्लेस करूँगा, इसको मैं करूँगा इसका डायनामिक रेजिस्टेंस से, आरडी से, ठीक है। व्हेन ड्यूरिंग एसी एनालिसिस, ये कब होगा, ड्यूरिंग एसी एनालिसिस, ठीक है। ड्यूरिंग एसी एनालिसिस क्या हो जाएगा, जो डायोड होगा उसको मैं क्या करूंगा, डायनामिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कोई कट एंड वोल्टेज का केस नहीं आता, क्योंकि आप सोचो ना, एसी में तो आपका जो भी उसका फ्रीक्वेंसी उससे अपना वो चेंज कर रहा होगा ना अपना डायरेक्शन, तो उसके कोई मतलब नहीं है हमको कट एंड वोल्टेज से। हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेके दिखाऊंगा, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स, सो दैट आपने आज जो भी पढ़ा है ना, बहुत लोग क्या होता है उस पर कमांड नहीं कर पाते, उनको एक्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है इसमें, है ना। तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। पर्टिकुलरली मैं आपको एक एल्गोरिथम लिखा दूंगा, जैसे मैंने आपको ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के टेस्ट के लिए लिखवाया था, वैसे ही मैं आपको क्या करूंगा, एक एसी एनालिसिस के लिए मैं आपको एक एल्गोरिथम लिखा दूंगा, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं एक एसी एनालिसिस करने में, एक डायोड के लिए। क्लियर। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मेरे को क्या करना है, अभी के लिए मेरे को ये करना है कि आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाना है। क्लियर है। चलो तो मैं आप क्वेश्चंस लिखता हूँ पहले, ठीक है। मैं सब मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। ये मैंने रिजल्ट इसलिए रखा है बिकॉज आज हमने यही सीखा है, तो वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो रिजल्ट, ठीक है। तो चलो मैं देखता हूँ क्या है अभी क्वेश्चंस अपने पास, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। चलो सो आप फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। वो क्या कह रहा है आपको, फॉर द डायोड कैलकुलेट स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। चलो, है ना, फॉर द डायोड कैलकुलेट। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो पता है, तो ये टॉपिक से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। क्योंकि आप सोचो ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही इतना बड़ा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 4 या 5 मार्क का आता है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर डायोड में भी और भी जो है ना, जनरल वोल्टेज, वो यूज़ करना बहुत पसंद करते हैं। और फिर आपका बीजेटी हो गया, एम्पलीफायर रीजन वाला जो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो वो सबसे क्वेश्चन पूछेंगे या यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जाहिर सा बात है कि वहीं से पूछेंगे, क्योंकि 4 मार्क आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आप पकड़ ले, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, है ना। तो वो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा फॉर द डायोड कैलकुलेट स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको कटिंग वोल्टेज दिया गया है,
जो कट इन वोल्टेज है वो कितना है, कट इन वी गामा है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट सही है। आपको VT भी दिया गया है, VT कितना दिया गया है आपको 26 है ना, 26 मिली वोल्ट। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, वी हैव गिवन अ सर्किट, ओके, सो वी हैव बीन गिवन अ सर्किट एंड देयर इज अ रेजिस्टर एंड दिस इज द सर्किट, इट इज 1.7 वोल्ट, दिस इज 1.7 वोल्ट एंड दिस इज 1K, ओके फाइन, ओके फाइन, देन दिस इज सिलिकॉन इज रिटन, है ना। अगर हमको ये नहीं भी दिया होता तो हमको पता चल जाता क्योंकि सिलिकॉन दिया हुआ है तो 0.7 वोल्ट से कट इन वोल्टेज है, ठीक है। सो अब क्या होगा देखो यहाँ पे, है ना, फॉर द डायोड कैलकुलेट स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, चलो ठीक है ना। तो अब ट्राई करो, सिंपल, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, तो आपको शायद कॉलेज में भी आपको कोई नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया होता है जो भी मैं पढ़ाया हूँ एक्चुअल में वो क्या है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका, देखो ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो है कि नहीं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले चेक कर लो कि डायोड आपका ऑन होगा भी कि नहीं होगा, ये तो पहला इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ और बोलूँ कि मैं यहाँ पे 0.2 वोल्ट लगा रहा हूँ तो आपका डायोड ही ऑन नहीं होगा, तो एनालिसिस का तो कोई बात ही पैदा नहीं होता है वहाँ पे, है ना। एनालिसिस का कोई वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं। तो पहले मैं क्या किया, इसको ओपन सर्किट एज्यूम किया। इसको जब मैं ओपन सर्किट एज्यूम किया तो मैं देखा कि यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स 1.7 वोल्ट इसके अक्रॉस में आएगा एंड 1.7 वोल्ट इज मोर देन द कटिंग वोल्टेज ऑफ दिस डायोड, दैट मीन्स डायोड ऑन होगा। पहला चीज मेरे को मिल गया, क्लियर। अगर ये डायोड ऑन होगा तो मैं सर्किट कैसे ड्रॉ करूंगा फिर, तो इस तरीके से मेरा सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका 1K हो जाएगा, ये आपका 0.7 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1.7, और ये आपका क्या था वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, कोई रेजिस्टेंस तो दिया नहीं गया, स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक ID फ्लो करेगा, तो ID आप कैसे निकालोगे, ID इज नथिंग बट 1.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1K, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 मिली एम्पियर। तो आपको क्या मिल गया, डायोड के अक्रॉस में करंट। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया है। आपसे क्या पूछ रहा है वो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस, है कि नहीं। आप कैसे निकालोगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, सिंपल है। अगर मैं RF की बात करूँ तो स्टैटिक रेजिस्टेंस या फिर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, मैं बोला था आपको VD/ID होता है ना। अब VD क्या लिखोगे, VD आप क्या लिखोगे, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड देखो क्या है, ये 0.7 है ना, 0.7, और करंट का वैल्यू क्या है आपका 1 मिली एम्पेयर, और ये किसमें है वोल्ट में है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 700 ओम। ये आपको क्या मिला, स्टैटिक रेजिस्टेंस, है ना। जो आपका जो फॉरवर्ड जो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आपको डायोड का मिला वो कितना मिला आपका 700 ओम। जो क्वेश्चन हमको जैसे मिला वैसे सॉल्व कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है वो सब बात की बात है, वो जो क्वेश्चन दिया गया हम उसको सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा तो हम लोग कभी कभी ये भी बोल देंगे कि ये क्वेश्चन कोई सेंस नहीं क्रिएट करता है, फिर भी हम उसको सॉल्व करते हैं। क्यों, तो सामने वाले ने पूछा है, सामने वाला ने फ्रेम किया है, तो अब वो प्रैक्टिकली फिजिबल है नहीं है, हमको क्या करना है, हमको तो उसका आंसर देना ही पड़ेगा। हम तो ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है, मैं इसका आंसर कैसे दे दूँ, ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आ रहा है ना। ऐसे ही तो आपके गेट में भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ कुछ, तो हमको उससे क्या लेना देना। तो मैं क्या बोला, RF ये आ गया। अब डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, RAC इज नथिंग बट ईटा, देखो वहाँ पे लिखा ही हुआ है, ईटा VT क्या होता है ID प्लस I0 होता है। बट आपको I0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि नहीं, और मोर ओवर नहीं भी दिया गया है तो आप सोचो कि ये तो फॉरवर्ड बायस है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये I0 का वैल्यू किस में आएगा, बहुत छोटा होगा, माइक्रो एम्पेयर में होगा। दैट मीन्स ये किस में है 1 मिली एम्पेयर। आप सोचो 1 मिली एम्पेयर और 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर का आप इग्नोर कर सकते हो, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ यही लिखूँगा, है ना, यही लिखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो 1 × 25 है कि नहीं, 1 × 25 क्या है, VT का वैल्यू 26 है ना, सॉरी 26 मिली वोल्ट है, और ID का जो वैल्यू है वो कितना आया था आपका 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर। तो कितना आ गया आपका वैल्यू 26 ओम। तो देखो AC रेजिस्टेंस कितना कम आया है कि नहीं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि AC रेजिस्टेंस काफ़ी कम आया। तो अपने को मिल गया एक स्टैटिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाला और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस रिवर्स वाला। क्लियर हो गया, समझ में आया एकदम अच्छे से, क्लियर, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। तो बस मैं ये बोला कि देखो किस तरीके से आएगा। अब इस क्वेश्चन में देख लो कोई AC सोर्स आपको दिखा क्या, नहीं है, फिर भी आपने AC रेजिस्टेंस निकाला। क्यों निकाला आपने, बिकॉज मैंने आपको बोला कि AC रेजिस्टेंस जो है वो किसका है, फंक्शन, वो AC पैरामीटर पे डिपेंड किया था क्या, नहीं किया था।
ये जो भी फॉर्मूला आप देखो इसमें कोई एसी पैरामीटर है कि नहीं। तो अगर डीसी करंट अगर फ्लो कर रहा है एक डायोड से तो भी क्या होगा, आपका एसी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया था वहाँ पे कि जो एसी रेजिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी फंक्शन ऑफ दिस फॉरवर्ड, मतलब फंक्शन ऑफ द डायोड करंट। क्लियर? चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यार मैं बहुत मतलब एंजॉय करता हूँ अपने टीचिंग को, है ना। मैं कभी भी इसको एज ए प्रोफेशन ही लेता हूँ कि मेरे को पढ़ाना है बस हो गया, मतलब ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब हाँ मेरे लाइफ में एक दो चीज़ ही है जो मैं मतलब 24 आवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है मतलब ये सब करके। तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। कोई मेरे से पूछे एनी टाइम, कभी भी डाउट पूछे, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है कि एनी टाइम किसी भी टाइम पे मैसेज करो, कॉल करो, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो चलो मैं बोला अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोला क्वेश्चन 2, ठीक है। आई नॉट इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पेयर, है ना, एट 300 केल्विन। द AC रेजिस्टेंस, द RAC मतलब AC रेजिस्टेंस at 150 millivolt forward bias of diode is, forward bias of diode is क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस यही दिया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको वो पूछ रहा है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, है ना। मैं इसलिए करा रहा हूँ ये चीज़, मैं इसलिए करा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक्चुअली समझ में आए, आपका जो बेसिक जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो आपको बेसिक क्लियर होगा तो धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, है ना। आपको मीनिंग समझ में आए कि क्या है एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर मैं एसी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एसी रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ईटा VT बाय ID प्लस I0, है ना। आपको क्या इस क्वेश्चन में ईटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद होगा मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कहा है, फर्स्ट लेक्चर में ही कहा है, अगर ईटा का वैल्यू ना दिया हो तो आपको क्या लेना है, 1 ही लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ईटा मेरे को पता है कितना, 1, है ना। ईटा मेरे को पता है 1। VT आपको दिया हुआ है नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, हमको पता है कि 300 केल्विन में क्या होता है, आपको याद होगा VT इज हाउ मच, KT/Q। टी का वैल्यू मैंने 300 रख के मैंने निकाला भी था आंसर, तो मेरे को मिला था 26 मिलीवोल्ट, तो ये भी मेरे को मिल गया। अगर मैं I0 की बात करूँ तो देखो I0 कितना है, 1 माइक्रो एम्पेयर, है कि नहीं, 1 माइक्रो एम्पेयर, तो ये भी मेरे को दिया हुआ है। तो चाहिए क्या मुझे, ID चाहिए, है ना। मेरे को क्या चाहिए, ID चाहिए। तो ID कैसे निकालेंगे, देखो ID ऑलमोस्ट इक्वल्स टू I0 e टू द पावर VD बाई ईटा VT माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो आप I0 का वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आप e टू द पावर VT का वैल्यू पुट कर दो, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आप आइडियलिटी फैक्टर 1 कर दो और नीचे 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना, और ये माइनस 1 कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ID का वैल्यू कितना आएगा, है ना। ID का वैल्यू कितना आएगा, आप ID का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ईटा पुट कर दो, VT पुट कर दो, I0 पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। और जो आंसर है मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कैलसी में कैलकुलेट करना, इतना नहीं कर पाओगे तो यार फिर मैं क्या ही बोलूँ। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर है आपका 81.25 ओम, है ना, 81.25 ओम, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा, मैंने बोला, ठीक है। ये अगर आप नहीं कर पाओ तो फिर मतलब क्या बोलूँ मैं, फिर तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास, है ना। तो आप आंसर निकाल लेना, और ये 81.25 ओम इसका आंसर है, ठीक है। अभी क्लास क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा, वो थोड़ा नया है मतलब, तो रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं ना। ये तुम बस मैं आपको इसलिए बताया कि आप समझ जाओ कि हम लोग पढ़े क्या अभी क्योंकि बहुत लोगों को तो एसी एनालिसिस पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े और क्यों पढ़े, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बताना था आपको कि देखो जो रेजिस्टेंस होता है डायनेमिक या एसी, वो डायोड करंट पे फॉरवर्ड मतलब
डीसी डायोड करंट पे वो डिपेंड करता है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, द स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वी आई इक्वल्स टू आईडीसी के लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो वी गामा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.7 वोल्ट, वी गामा इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। Okay, V gamma equals to 0.7 volt. ओके, काम करते हैं, ये क्वेश्चन में मतलब इसका जो फिगर है क्वेश्चन मेरे पास ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मेरे पास ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है, तो ठीक है, इसको रख देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पिक किया था उसमें जो उसका डायग्राम था वो थोड़ा अच्छा डायग्राम था, तो मैंने पिक नहीं किया, मेरे को डायग्राम तो याद रहेगा नहीं अभी, तो मैं बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है, क्लियर कर लेंगे जैसे जो भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे 5-6 क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे, आपको मज़ा आएगा उसमें, आप उसमें और अच्छे तरीके से समझोगे, उसमें आपका एक्चुअल में कंसेप्ट पूरा अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने वही देखा कि क्या होता है एसी एनालिसिस, क्यों करते हैं एसी एनालिसिस। मैं थोड़ा बहुत बात किया एसी मतलब स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल के बारे में, बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में भी अच्छा आइडिया नहीं है। अब जैसे जैसे और भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर उसका मतलब क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है उसका मतलब, है ना, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, तो सब समझ में आ जाएगा। टाइम के साथ टाइम देना पड़ेगा बस, है ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप सो आज हमने जो भी पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ मैं, बीच बीच में स्पीड भी होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक फर्स्ट लर्नर बनो, है ना। आजकल का जो कंपटीशन है उसमें स्लो लर्नर को कौन पूछता है ना। तो आप कोशिश करो, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, आपको महीने भर बाद आप मेरे टेम्पो के साथ मतलब आप मैचअप कर लोगे, है ना। तो आप मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उतना ही फास्ट उसको प्रोसेस कर पाओगे, है ना। क्लियर। तो थैंक यू सो मच, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।